नमस्कार। आज हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की गहराई में उतर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ये एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है जिसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास जानकारी है स्क्रीनर के डेटा से और एक डिटेल्ड एनालिसिस भी है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि सुज़लॉन मतलब काम कैसे करती है, इनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और ये जो इनका सफ़र रहा है इतना ऊपर नीचे, उसके पीछे क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सुज़लॉन देखिए सिर्फ विंड टर्बाइन जनरेटर मतलब WTG बनाती ही नहीं है, बल्कि उनको इंस्टॉल करना और फिर उनका रख रखाव जिसे हम ONM कहते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वो काम भी करती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब ये कि टर्बाइन के जो मुख्य हिस्से होते हैं ना, जैसे वो बड़े वाले पंखे, रोटर ब्लेड्स, टावर हो गया, जनरेटर, ये सब काफी हद तक ये खुद ही बनाते हैं। अच्छा, तो एक तरह से पूरा कंट्रोल अपने पास रखते हैं ये। और इनका काम सिर्फ इंडिया में ही है या बाहर भी फैला हुआ है? नहीं, फैलाव तो काफी रहा है। करीब 17 देशों में काम किया है इन्होंने और टोटल 20 गीगावाट से ज्यादा की विंड एनर्जी इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन हाँ, हाल के जो आंकड़े हैं मतलब FY22 के, वो दिखाते हैं कि करीब 94% कमाई तो भारत से ही आ रही है। ओह, 94%। तो मतलब फोकस अब मेनली इंडिया पर ही है। हाँ, बाकी 6% ही बाहर से। ठीक है। अब बिजनेस की बात करें तो पैसा कहाँ कहाँ से आता है? क्या सिर्फ टर्बाइन बेचने से? नहीं, दो मेन सोर्स हैं। एक तो है WTG की बिक्री, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 73% रेवेन्यू FY22 में वहीं से था। और दूसरा है ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज ONM, जिससे बाकी का करीब 27% आया। अच्छा, तो सर्विसिंग का भी अच्छा खासा बिजनेस है इनका। हाँ बिल्कुल। और ये नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे वो S144 सीरीज के बड़े टर्बाइन्स हैं। वो कम हवा वाली जगहों के लिए भी मतलब ज्यादा एफिशिएंट हैं। टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इनकी क्लाइंट्स कौन है? कोई बड़े नाम है? हाँ, क्लाइंट लिस्ट इनकी काफी मजबूत है। आप देखिए, अडानी रिन्यूएबल्स, टाटा, रिलायंस, वेदांता, ये सब बड़े नाम जुड़े हैं इनसे। अरे वाह, ये तो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं सब। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि बाजार में इनकी टेक्नोलॉजी और सर्विस पर भरोसा है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, फाइनेंशियल्स, पैसों की बात करते हैं। स्क्रीनर का डेटा क्या कहता है? मार्केट कैप? हाँ, तो मार्केट कैप 27 जून 2025 तक करीब 88,343 करोड़ रुपए। और अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कंपनी अब ऑलमोस्ट लगभग कर्ज मुक्त है। ये तो बहुत बड़ी बात है सुज़लॉन के लिए। बिल्कुल। और पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, करीब 30% CAGR। 23%? ये तो काफी सॉलिड ग्रोथ है। हाँ, आंकड़े तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे एक तो ये कि स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू से काफी महंगा ट्रेड कर रहा है, करीब 14 गुना। 14 गुना बुक वैल्यू से? हाँ, और प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। डिविडेंड नहीं? और वो प्रमोटर होल्डिंग का क्या सीन है? वो भी शायद कम है। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग काफी कम हो गई है, घटकर करीब 13.2% रह गई है जून 2024 तक। ओह, सिर्फ 13%? ये तो काफी कम है। और एक वो डेटर डेज वाली बात थी, वो क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, डेटर डेज मतलब कंपनी को अपने कस्टमर से पैसा वापस मिलने में कितना टाइम लग रहा है। वो 130 दिन से बढ़कर 130 दिन हो गया है। 130 दिन? मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा टाइम तक फंसा रह रहा है। एग्जैक्टली। इससे वर्किंग कैपिटल पर मतलब रोज के खर्चों के लिए जो कैश चाहिए, उस पर थोड़ा दबाव आ सकता है। तो ये एक मिली जुली तस्वीर है। एक तरफ कर्ज कम, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी, दूसरी तरफ वैल्यूएशन हाई, डिविडेंड नहीं, प्रमोटर होल्डिंग कम, और ये डेटर डेज बढ़ रहे हैं। ये कंपनी तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है ना। एक टाइम था जब कर्ज में बिल्कुल डूबी हुई थी। बिल्कुल। 2008 के आसपास जो इन्होंने बड़ा ग्लोबल एक्सपेंशन किया था, उसके लिए इतना भारी कर्ज ले लिया था कि कंपनी मतलब ऑलमोस्ट दिवालिया होने वाली थी। मार्केट वैल्यू 95% से ज्यादा गिर गई थी। बाप रे, 95%? हाँ, लेकिन वहां से इन्होंने जबरदस्त वापसी की है। कमाल का टर्न अराउंड है। FY22 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया इन्होंने। क्या किया था? जो बैंकों का कर्ज था उसको REC और IREDA जैसे सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रीफाइनेंस करवाया। इससे ब्याज का बोझ कम हुआ और कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी। अच्छा, ये स्मार्ट मूव था। और शायद राइट्स इशू भी लाए थे पैसा जुटाने के लिए। हाँ बिल्कुल, राइट्स इशू से भी पैसा जुटाकर कर्ज चुकाया। मतलब कर्ज कम करना इनकी टॉप प्रायोरिटी रही है। समझ गई। और हाल फिलहाल में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की भी खबरें थी। हाँ, और ये बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। मई 2023 में
नॉर्डिक एनर्जी कंपनी है, सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, टोरेंट पावर, इन सबसे बड़े ऑर्डर मिले हैं। ये दिखाता है कि बिजनेस में फिर से भरोसा लौट रहा है। इसी बीच देखिए, अक्टूबर 2022 में फाउंडर तुलसी तांती जी का दुखद निधन हो गया। वो एक बड़ा झटका था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी क्षति थी। बिल्कुल। फिर अप्रैल 2023 में जेपी चलासानी नए सीईओ बने, तो लीडरशिप में भी बदलाव आया है। तो अगर हम समराइज करें तो सुज़लॉन की कहानी कर्ज की बोझ से निकलकर एक वापसी करने की कहानी है। कर्ज घटाया है, ऑर्डर बुक अच्छी दिख रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये एक प्रभावशाली बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, आगे देखते हुए निवेशकों को वो जो हमने बात की, हाई वैल्यूएशन, कम प्रोमोटर होल्डिंग, डिविडेंड ना मिलना और बढ़ते डेटा डेज, इन रिस्क्स को भी ध्यान में रखना होगा। सही में सुज़लॉन की कहानी तो कॉर्पोरेट इंडिया में मतलब लचीलेपन और वापसी का एक जबरदस्त उदाहरण है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जो कंपनी की शेयर होल्डिंग का पैटर्न बदल रहा है। हाँ, वो प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रही है और एफआईआई और पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि ये जो ओनरशिप में शिफ्ट आ रहा है, इसका कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन पर, उसके बड़े फैसलों पर, उसके कंट्रोल पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, इस पर नजर रखना आगे बड़ा दिलचस्प होगा।